यूपीआई ने भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई है। एक समय था जब देश में यूपीआई की दस्तक के बाद इसकी असफलताएं की बात कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि यह आइडिया शायद इतना पॉपुलर नहीं होगा, संभवतः फेल भी हो जाए। लेकिन जब यूपीआई ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी तो देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में क्रांति आ गई। आज के वक्त देश में बड़े पैमाने पर लोग एनपीसीआई द्वारा तैयार किए गए यूपीआई सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीडब्ल्यूसी इंडिया की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि देश में यूपीआई से लेन देन जबरदस्त तेजी से बढ़ रहा है। बीते साल रिटेल सेगमेंट में करीब 75% लेन देन यूपीआई के जरिए ही हुआ। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट कहती है कि 2026-27 तक देश में होने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शंस के आंकड़े रोजाना 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। कुल डिजिटल पेमेंट में इसका हिस्सा बढ़कर 90% हो जाएगा। रिपोर्ट बताती है कि भारतीय डिजिटल पेमेंट मार्केट 50% की वॉल्यूम से बढ़ सकता है और 26-27 तक यानी कि 2026-27 तक लेन देन का आंकड़ा 41,100 करोड़ को छू सकता है, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में 10,300 करोड़ पर था। देश में यूपीआई की इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है सिंप्लीफाइड पेमेंट सिस्टम का होना। यूपीआई आने से पहले जहां एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने के लिए अकाउंट नंबर पहले जो देना पड़ता था, अकाउंट नंबर दीजिए, आईएफएससी कोड दीजिए, इस तरह की तमाम जानकारियां दर्ज करनी पड़ती थी। वहीं यूपीआई के आने से महज सेकंड्स में सारा ट्रांजैक्शन हो जाता है। क्यूआर कोड स्कैन या मोबाइल नंबर दर्ज करके सीधे व्यक्ति के खाते में पैसे भेजे जा सकते हैं या खाते में पैसा रिसीव किया जा सकता है। यूपीआई की इसी सफलता को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने यूपीआई की न सिर्फ जमकर सराहना की है बल्कि इसे अपनाना में दिलचस्पी भी दिखाई है। हाल ही में भारत सरकार ने इस बात की जानकारी दी जब डिजिटल पेमेंट्स पर लखनऊ में G20 की बैठक हो रही थी। उसमें जानकारी दी कि तकरीबन 13 देश ऐसे हैं जहां पर भारत सरकार ने बाकायदा MOU साइन किए हैं और सिंगापुर जैसे देशों में तो इस पर काफी हद तक पूरा काम हो चुका है। कुछ फ्रंट्स में इस पर ट्रांजैक्शन शुरू भी हो चुके हैं। लेकिन इतने तमाम देशों में एक्सेप्टेंस के बावजूद अभी जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्रांति से बनना है यूपीआई को, उसमें एक लंबा सफर हमें तय करना है। हर मोर्चे पर जबरदस्त तारीफ मिली है यूपीआई को। पूरे वर्ल्ड में इस मॉडल की भूरी भूरी प्रशंसा हुई है, लेकिन इसके कुछ सवाल भी हैं क्योंकि हर देश का अपना पेमेंट सिस्टम है और उस पेमेंट सिस्टम में स्वाभाविक तौर पर दूसरे देशों की अपनी लिमिटेशंस भी हैं। तो क्या हम उन लिमिटेशंस को, उन बाधाओं को पार करके जिस तरह से यूपीआई इंडिया में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक क्रांति के रूप में बनकर उभरा है, क्या हम ग्लोबल लेवल पर भी सेम उसी तरह से फाइनेंशियल क्रांति बन सकते हैं? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मधु एकम्बरम साहब फाउंडिंग डायरेक्टर हैं फेस के। बहुत बहुत स्वागत है मधु जी आपका। मधु जी, पहले तो थोड़ा सा जर्नी पर इसके प्रकाश डालिए क्योंकि यूपीआई को कहा जा रहा है कि ये वाकई में एक बहुत बड़ी क्रांति है डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में और ऐसा सिस्टम है जिस पर हर किसी को भरोसा है। 50 रुपए का ट्रांजैक्शन करना हो या कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करना हो, यहां तक कि 10-20 रुपए का भी ट्रांजैक्शन लोग कर रहे हैं और पूरे भरोसे के साथ कर रहे हैं। उन आंख बंद करके भरोसा है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो पूरी तरह से सेफ है। तो एज फार एज यूपीआई की भारत में जो जर्नी रही है उसका जहां तक सवाल है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? फिर दूसरे चरण में हम इंटरनेशनल बात करेंगे। डेफिनेटली दीपक जी, देखिए पूरा यूपीआई सिस्टम को चालू किया गया था एनपीसीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो उन्होंने इसको चालू किया था 2016 में। अभी ऑलमोस्ट करीबन 7 साल हो गया यूपीआई एक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम भारत में जारी होके। अब जब जारी हुआ था, इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पे मैं 3 पिलर्स को देखता हूँ यूपीआई के सक्सेस के बिहाइंड पे। पहला चीज ये था कि गवर्नमेंट और रेगुलेटर का सपोर्ट था उसमें। गवर्नमेंट का एक ये आशा था कि डिजिटल इंडिया बनाए, मतलब अपना प्रधानमंत्री जी का भी ये आशा था कि एक डिजिटल इंडिया के तरफ हम लोग स्टेप्स ले, तो वो एनपीसीआई ने एक यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डिजाइन कराया था। सेकेंड चीज क्या है, ये पहला पिलर है कि एक गवर्नमेंटल सिस्टम और रेगुलेटरी सिस्टम इसको सपोर्ट किया। सेकेंड चीज क्या है कि इसका जो ओपन आर्किटेक्चर जो बोलते हैं, मतलब यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जो इसका जो डिजाइन किया गया है वो सारे बैंक्स और पेमेंट सिस्टम्स सीमलेसली इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं।
तो ये इनका ओपन आर्किटेक्चर को काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, ताकि सारे बैंक्स और सारे पेमेंट सिस्टम इसके ऊपर आसानी से इंटीग्रेट होके चालू हो जाए अपना ट्रांजैक्शंस के लिए। थर्ड चीज क्या है कि टेक्नोलॉजी, यानी कि ये जो फिनटेक्स ने इसको जो पॉपुलराइज किया, यानी कि आजकल हम लोग बोल सकते हैं कि गूगल पे हो या फोन पे हो या पेटीएम जैसे काफी सारे यूपीआई बेस्ड एप्स है, जो ये यूपीआई को पूरा पॉपुलराइज किया और ईज ऑफ यूज में बदला। अब ईज ऑफ यूज का बात ये करते हैं कि यहाँ पे हमें, जैसे आपने कदर किया कि यहाँ पे बैंक अकाउंट्स नहीं देना पड़ता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं वीपीए, यानी कि वर्चुअल एड्रेस है, वो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, मतलब जो हम लोग यूपीआई हैंडल बोलते हैं। तो वो बहुत आसानी से कस्टमर्स या ग्राहक लोग या कंज्यूमर्स उसको शेयर कर सकते हैं किसी और के तरफ। और क्यूआर कोड बेस्ड जो स्कैन करके हम पे कर सकते हैं, वो काफी इजी बना दिया काफी लोगों को, जो अपना स्मार्टफोन यूज करके क्यूआर कोड को स्कैन करके उसको पे करें। तो मैं क्या बोल रहा था कि एक 3 पिलर्स है, गवर्नमेंट और रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओपन आर्किटेक्चर यूपीआई का जो डिजाइन किया गया था, और थर्ड चीज जो फिनटेक्स जो इसको पॉपुलराइज किया ये पूरा ट्रांजैक्शन मेथोडोलॉजी को। ये तीनों पिलर्स इस पर्टिकुलर ये यूपीआई को इतना बड़ा मात्रा में इंडिया में बढ़ने के लिए काफी योगदान किया है। तो बिल्कुल। ऐसे अभी हम लोग ये बोलते हैं कि नेक्स्ट यूपीआई मूवमेंट क्या है, मतलब नेक्स्ट ऐसे ही 3 ऐसे पिलर्स कब संगठन होगा तो नेक्स्ट यूपीआई मूवमेंट शायद आ सकता है। तो वो उम्मीद है दीपक जी। एब्सोल्युटली। और ये लेवल अप क्या होगा इसका? मैं अभी भी मैं थोड़ा सा मैं भारत में ही बात करना चाहूंगा। अभी बीच पे खबर आई थी, हालांकि बाद में उसका खंडन किया गया कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर किस तरह का चार्ज है। स्वाभाविक रूप से ये चिंताएं भी हैं कि कब तक आप फ्री में ट्रांजैक्शंस करते रहेंगे। तो इसको लेकर किस तरह की अभी चुनौतियां हैं, और अभी यूपीआई का नेक्स्ट मोमेंट इंडिया में क्या है? देखिए, यूपीआई में भी काफी सारा डेवलपमेंट्स होने के लिए बाकी है। यानी कि पहले तो अभी जो 75% डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है अभी यूपीआई में हो रहा है, तो अभी वो 90% या 90% के ऊपर शायद और 4 साल में या 5 साल में हो जाएगा। वही अपना ये पीडब्ल्यूसी या प्राइस वाटर कूपर का कूपर हाउस का उनका रिपोर्ट बोल रहा है। अब नेक्स्ट क्या है कि देखिए, अभी यूपीआई से जो ट्रांजैक्शन होता है वो एक सेविंग्स अकाउंट या क्रेडिट कार्ड लिंक्ड अकाउंट से ही होता है। अभी उसका लोन अकाउंट से लिंक होना जरूरी है, या उसको हम सारे पेमेंट अकाउंट्स या अपना करंट अकाउंट से भी लिंक करके इसका ट्रांजैक्शन हम लोग और ज्यादा उसका उपयोगिता जो है हम बहुत ज्यादा ही बढ़ा सकते हैं। तो वो सब सारे काम अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है। अभी नेक्स्ट चीज क्या है कि ये ट्रांजैक्शन अभी इतना लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कैश का रिप्लेसमेंट बन गया है डिजिटल ट्रांजैक्शन में। कैश का रिप्लेसमेंट ये बन गया है। तो यहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगाए तो इसका शायद यूसेज ही बहुत कम हो जाएगा। तो वो सोच के मुझे ये लगता है कि उसके ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं रहेगा कॉमन कस्टमर्स को। बट बिजनेस अकाउंट्स जो रहते हैं, जो इसको एक्सेप्ट करते हैं, शायद वहां पे थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन कॉस्ट लागू हो जाएगा। जो बिजनेस से जो यूपीआई से कस्टमर से जो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, तो वहां पे अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कुछ लेवी करने से क्या होता है कि थोड़ा वो सिस्टम को भी रेवेन्यू जनरेशन चालू हो जाएगा। तो उस मात्रा में उस ट्रांजैक्शंस के ऊपर कॉस्ट आएंगे। बट कंज्यूमर्स या नॉर्मल कॉमन मैन को आई थिंक ये कभी भी ये प्राइसिंग उसके ऊपर नहीं आएगा। ये मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। और पीयर टू पीयर जो हम लोग अपना फ्रेंड्स को बेचते हैं, या कोई और दोस्त या अपने रिश्तेदारों को जो फोन के थ्रू हम लोग जो बेचते हैं, उसके ऊपर तो कभी भी ये प्राइसिंग या कॉस्ट कभी नहीं आएगा। तो कॉमन मैन को इसके ऊपर ज्यादा वरी नहीं है। बट बिजनेस अकाउंट्स में हाँ, बिजनेसेस को शायद इसका कॉस्ट और बढ़ा सकते हैं या लागू होना क्या बहुत चांसेस है। तो वही से रेवेन्यू जनरेशन होगा ये पूरा यूपीआई सिस्टम को। एब्सोल्युटली, क्योंकि दोनों के लिए देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत आवश्यक है। और जिस तरह से रिटेल डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम भारत में बढ़ा है, और चाहे वो पीयर टू मर्चेंट हो, P2M जिसे कहा जाता है, या पीयर टू पीयर पेमेंट्स हो, वो हर तरह के से इसने एक डिजिटल क्रांति की है। अब मधु जी, अभी गवर्नमेंट ने बताया कि हम वैसे तो 30 कंट्रीज से बात कर रहे हैं, लेकिन 13 कंट्रीज के साथ बाकायदा MOU साइन भी हो चुके हैं, और पार्शली और कहीं पर एक अच्छे रूप में, अच्छे पैमाने पर काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन ग्लोबल एक्सेप्टेंस को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं। मसलन हम आधार और नंबर की बात करते हैं, स्वाभाविक रूप से हमारे पास विदेशों का डेटा नहीं है, वहाँ के नंबर्स की एक्सेस या उस तरह के यूजेस का नहीं। तो किस तरह की चुनौतियां आप इसे ग्लोबल ट्रांजैक्शन क्रांति
के रूप में देखते हैं? क्या क्या चुनौतियां अभी यूपीआई के सामने होंगी? देखिए, पहले क्या होगा कि इसका टेक्नोलॉजी और जो स्टैक है उसका उपयोग चालू हो जाएगा दूसरे कंट्रीज में। ऐसा नहीं है कि वहां पे रुपी से डायरेक्टली हम लोग ट्रांजैक्ट करते हैं डे वन पे। पहले क्या होगा, अगर सिंगापुर जैसे कंट्री है या और कोई भी कंट्री है, ये पूरा जो ओपन आर्किटेक्चर और जो इसका जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया हुआ है, अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी जो है, उसका इस्तेमाल पहले करना शुरू करेंगे और उनका खुद का करेंसी में, उनका खुद का देश के अंदर ही इसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा। जैसे इंडिया में अभी हम लोग आईएनआर या रुपी के साथ हम लोग यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं और पूरा सर्वर्स इंडिया में है, इंडियन बैंक्स उसके साथ रिलेटेड है। तो ऐसे ही और एक देश में एग्जैक्टली ऐसे ही ये पूरा सिस्टम और आर्किटेक्चर को यूज करके उनका कंट्री में यूपीआई का ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाएगा। बट अभी उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हाँ, इंटर कंट्री ट्रांजैक्शंस, मतलब अगर रुपी है और सिंगापुर डॉलर है, उसके वहां पे अगर हमें पैसा बेचना हो या सिंगापुर से कोई डॉलर से या रुपी उनको अपना घर में यहाँ पे घर वालों को या कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए भी उनको रेमिट करना हो, तब ये दोनों देशों का यूपीआई सिस्टम बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है। तो वहां पे उसका लाभ बहुत ज्यादा है। पहला स्टेप ये रहेगा कि ये अपना टेक्नोलॉजी स्टैक यूज करे। अगर दोनों देशों में या सेम टेक्नोलॉजी स्टैक और सेम टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, वो दोनों सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन या ट्रांजैक्शन करने में बहुत ही आसान रहेगा। वो एक सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा ही जल्दी चालू हो जाएगा। तो ये हम लोग पहले एक ही मात्रा में देखना चाहिए कि यूपीआई सिस्टम इस 30 देशों में कब तक लागू हो जाए, उन्हीं का देश में उनका करेंसी यूज करते हुए, क्योंकि उसका नेक्स्ट स्टेप जो है, जो इंटर ऑपरेबिलिटी अमंग द कंट्रीज जो है, वो एक कमर्शियल और एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट रहेगा देशों के बीच में। बट उसको इंप्लीमेंट करना तो काफी आसान रहेगा। तो ये इसका बहुत ज्यादा लाभ हम लोग उठा सकते हैं इंटरनेशनल का मीडियम में। एब्सोल्युटली। और बतौर टेक्नोलॉजी अलग अलग मंचों पर जो भारत के यूपीआई सिस्टम की तारीफ की गई है वो हम सब जानते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से अपने यहाँ, क्योंकि हर किसी का अपना भी पेमेंट सिस्टम है और अपने यहाँ का इंट्रोड्यूस करके सीधा अपने यहाँ इंट्रोड्यूस करना एकदम पॉसिबल भी नहीं होता है। इसीलिए सरकार धीरे धीरे आउटरीच कर रही है इसका। और यूपीआई वन वर्ड जो अभी शुरू किया गया फरवरी इसी साल, जिसमें फॉरेन नेशनल्स और एनआरआई जितने भी G20 कंट्रीज से आ रहे हैं, उसमें मर्चेंट ट्रांजैक्शंस अक्रॉस द कंट्री वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के इनोवेशन है। तो इसी तरह से छोटे छोटे कदमों से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा मधु जी, तब जाके हम देखेंगे कि ग्लोबल हमारा इफेक्टिव पेनिट्रेशन होगा। एकदम से रातों रात कुछ नहीं होगा। डेफिनेटली इसका हमें वेट करना पड़ेगा और इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करना पड़े तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ओवरऑल ग्लोबल में अभी डॉलर इतना थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंसी है। अगर इंडिया का ये भी सोचे कभी ना कभी अपना रुपी, क्योंकि यूएस में अपना यूनाइटेड स्टेट्स में उनका डेट सीलिंग भी काफी हिट हो रहा है, तो अगर इंडिया को अपना आईएनआर करेंसी अगर अभी नेक्स्ट 10 ईयर्स में या 20 साल में एक ग्लोबल करेंसी बना के और सारे दूसरे देशों में उसका एक्सेप्टेंस करने का इतना जो हम लोग ड्रीम है अभी अपने इंडियन इकोनॉमी और फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उसको अगर रियलिटी में लेके आने के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके उसको दूसरे देशों में लागू करना एक काफी महत्वपूर्ण स्टेप है। इसमें अगर हमें खर्चा भी हो जाए या इन्वेस्टमेंट भी लगाना पड़े भारत देश को, तो मुझे लगता है कि वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपना जो एंड ड्रीम जो है, जो आईएनआर या रुपी को एक स्ट्रॉन्ग करेंसी बनाने में फॉर इंटर ग्लोबल ट्रांजैक्शंस के लिए, तो उसके लिए एक ये सारे स्टेप्स काफी हेल्पफुल रहेंगे आगे जाके। तो धीरे धीरे हमें इस पे इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा और ऐसे सिस्टम्स को और भी चालू करना पड़ेगा। अभी यूपीआई के बाद अपना एक ओएनडीसी सिस्टम आ रहा है या ओकेन सिस्टम्स आ रहे हैं, ये सब अभी भी मार्केट, इंडिया का मार्केट में ही इसका एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। हालांकि ये पेमेंट सिस्टम्स नहीं है, एक ई कॉमर्स सिस्टम्स है एंड व्हाट नॉट। तो ऐसा सिस्टम्स भी अगर यहाँ पे सक्सेसफुल रहे तो ऐसे भी सिस्टम्स हमें बाकी देशों में इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, तो अपना जो इन्फ्लुएंस रहेगा इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस में वो काफी बढ़ जाएगा। और इंडियन करेंसी मुझे लगता है कि नेक्स्ट 10-20 साल में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग करेंसी ग्लोबल ट्रांजैक्शंस में यूज करने के लिए चालू हो जाएगा। एब्सोल्युटली। और जिस तरह से पूरी दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है, इनफैक्ट बहुत सारे देशों ने तो कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। हमारा रीजनल हम देख ही रहे हैं कि रुपी में ट्रांजैक्शंस और जो पेमेंट्स हैं वो होनी शुरू हो गई हैं।
तो जैसे जैसे डी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है, एक स्ट्रॉन्ग करेंसी के रूप में इंडिया तो उभर ही रही है। और इंडिया का जो पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, वो भी हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी ग्लोबली एक्सेप्टेड होगा। और हम देखेंगे कि भारत ही नहीं, ये ग्लोबल फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ होगा। थैंक यू सो मच मधु जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच।